5 राज्यों में चुनाव है। बंगाल पर पूरे देश की नजर है। एसआईआर का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। बंगाल में चुनाव भी चल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और लाखों लोगों के नाम एसआईआर में कट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की दलीलें आ रही हैं कि इस बार आप वोट नहीं भी गिरा पाएंगे, एसआईआर से आपका नाम भी कट गया है तो आपके राशन कार्ड या आपको राशन या आपका जो वोटर आईडी है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि वोट का राइट्स तो भी तो मेन राइट्स है। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि क्या चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एसआईआर तो अब तय है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये तो होगा और हो भी रहा है। तो बंगाल में भी हो रहा है। वहीं 400 के करीब अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो चुनाव आयोग और ममता बनर्जी में ठना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी नज़र है। मालदा में 7 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था। ममता बनर्जी की सरकार का कहना है कि वो सब आम लोग थे जो नाराज हैं, जिनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। खैर, साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बार लालू यादव की सरकार थी और केंद्र में चुनाव आयोग टीएन सेशन थे। उस समय सारे नियम सख्ती से लागू किए जा रहे थे। उसी तरह से मायावती जी की सरकार थी, हाथी ढकवा दिए गए थे। तो चुनाव आयोग जो है वो ममता बनर्जी को लेकर इतना सख्त है, इतना ईमानदार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी अब चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ गए हैं, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, ये तमाम चीज़ें हैं। तो बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। देखते हैं ममता बनर्जी बीजेपी से इस बार जीत पाती हैं या नहीं जीत पाती हैं। वहाँ फिलहाल कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेफ्ट पार्टियाँ अलग लड़ रही है, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं और बीजेपी अकेले लड़ रही है। लेकिन बीजेपी वहाँ सारा दमखम लगा रही है और इस बार अगर बंगाल में कुछ अलग हो जाए तो कल घबराइएगा मत, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने एकदम उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है और एकदम फोकस करके प्रचार कर रहा है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बंगाल चुनाव पर देश की नज़र है। बहुजन समाज के लिए वैसे भी कुछ नहीं है वहाँ। अब तक वहाँ एससी एसटी ओबीसी की राजनीति भी डिस्कोर्स में नहीं आई है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ जनरल कैटेगरी के ही सारे मुख्यमंत्री होते रहे हैं। देखते हैं बीजेपी ने वहाँ ओबीसी कार्ड खेला है, हो सकता है कि कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज के हिस्से में बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वहाँ का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन मुस्लिम समाज की नज़र है बंगाल पर, विपक्षी दलों की नज़र है। अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो ये विपक्षी दलों की बड़ी हार होगी, लेकिन उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो गठबंधन भी नहीं कर सकते। ममता बनर्जी, कांग्रेस या लेफ्ट, ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ बीजेपी को दोष नहीं दे सकते हैं। बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां गठबंधन में चुनाव लड़ती है। ये बीजेपी से विपक्षी दलों को सीखना पड़ेगा। जैसे आपको ले चलते हैं तमिलनाडु, जिस बीजेपी के पास देश भर में सरकार है, वहां वो सिर्फ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 28 सीटों पर। बंगाल में जैसे बीजेपी अपनी सत्ता चाहती है, देश भर में सरकार है, वहां गठबंधन में लड़ रही है। यूपी में वो 5 दलों से गठबंधन में है, बिहार में वो गठबंधन में लड़ते हैं। लेकिन बहुजन दल या विपक्षी दल जो है, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, इनका अपना अपना पेट इतना बड़ा है, इनके अपने अपने स्वार्थ इतने बड़े हैं कि ये दल एक साथ नहीं आते हैं। जबकि बीजेपी गठबंधन के मामले में सीखने लायक है। वो जहां कमजोर है, तमिलनाडु में वो सिर्फ 28 सीट पर लड़ रही है। खैर, तमिलनाडु में कांग्रेस भी शायद 27 सीट पर ही लड़ रही है और वहाँ डीएमके की राजनीति है, पेरियार की राजनीति है। तो तमिलनाडु पर भी पूरे देश की नज़र होगी, देखिए क्या होता है। लेकिन वहाँ सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, तो पूरा बहुजन समाज की वहाँ नज़र है। स्टालिन के प्रति पूरी सिंपैथी है। 69% रिजर्वेशन है। ओबीसी एससी का वहाँ बोलबाला है। लेकिन एक हाल ही में नए जो सिनेमा के फील्ड से आए हैं, उन पर भी देश की नज़र होगी। तो तमिलनाडु के चुनाव, बंगाल के बाद तमिलनाडु पर। असम की बात करें तो असम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधे सीधे मुकाबला है और हेमंता शर्मा जो है उन पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी को लगता है कि असम में उनके लिए बड़ा स्पेस है, युवा उनके अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर रीजनल पार्टियों पर आरोप लगता है कि ये परिवार की पार्टी है, तो कांग्रेस भी कुछ परिवारों की पार्टी बनती हुई दिख रही है। उसमें भी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट देने की क्षमता नहीं दिखती है जो बीजेपी करती है। सोचिए, बीजेपी बंगाल में उस पत्रकार को टिकट दे रही है जिसको ममता बनर्जी ने नोटिस भेजा था।
बीजेपी बंगाल में उन परिवार को, उन महिलाओं को टिकट दे रही है जिनके पास पैसा नहीं है, राजनीति में पहली बार है, लेकिन जिनके नाम पर उसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की है। दलित समाज की महिलाओं को वो टिकट दे रहा है जो वहाँ दलित कम्युनिटी में आते हैं उनको, क्योंकि उन पर उनके साथ अत्याचार के कुछ आरोप लगे। तो हिंदू मुस्लिम करने का एक एक फॉर्मूला उसके पास है, प्लस सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को वो टिकट भी देते हैं। ऐसे चेहरों को टिकट देते हैं जिन्होंने समाज में बड़ा नाम कमाया है। सोचिए, ये बड़ी बात है। लेकिन विपक्षी दल में ये सब चीज़ नहीं है। वो उमर खालिद को टिकट नहीं दे सकते हैं। बीजेपी मैथिली को टिकट देती है जो कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, जो पॉलिटिकल क्रूसेडर है, जो विपक्ष से लड़ने, जैसे विपक्ष में तमाम उन लोगों को टिकट देना चाहिए था जो पिछले 5-6 साल से जेल जा रहे हैं, जो पिछले 5-6 साल से सरकार की तानाशाही से लड़ रहे हैं, भले वो राजनीति में ना हो, लेकिन जो लोग जेल गए, उमर खालिद जेल गया, उसको टिकट दे सकते हैं आप। एक बड़ी सिंपैथी उत्पन्न होगी। तमाम दलित समाज के ऐसे लोग हैं जिनको जेल में डाला गया। प्रोफेसर अभिकांत पर FIR हुआ, प्रोफेसर रतन लाल पर FIR हुआ, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई। ऐसे सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर को टिकट देने से आपको कौन रोक रहा है? तो ऐसा नहीं हुआ कि लड़ेगा कोई और खाएंगे आप चुनाव में। तो ये एक बड़ी कमजोरी दिख रही है विपक्षी दलों में, जबकि बीजेपी जिनके नाम पर राजनीति करती है उनको टिकट भी देती है। जिन महिलाओं के नाम पर बंगाल में उसने राजनीति शुरू की थी, उन महिलाओं को टिकट दिया गया, उन पत्रकारों को टिकट दिया गया है जिनको ममता बनर्जी की सरकार में परेशान किया गया। तो ये एक बड़ा खेल है। साथ ही बीजेपी उन लोगों का भी ध्यान रखती है, चाहे वो जज हो, रिटायर होने के बाद उनको सीधे राज्यसभा, किसी को लोकसभा पहुंचाती है। मतलब बीजेपी के लिए जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं उनका वो पूरा ख्याल रखती है। विपक्षी दलों से यही गड़बड़ी हो रही है कि वो जो लोग, जैसे अभी सोशल मीडिया में जिस तरह से चैनल बंद किए जा रहे हैं, फेसबुक डाउन किए जा रहे हैं, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल इस तरह से साथ खड़े नहीं होते हैं। एक राहुल गांधी ने जरूर दीपक के समर्थन में आए, लेकिन उनको टिकट नहीं देंगे। क्या उत्तराखंड में उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे? अगर वो टिकट देते, चुनाव लड़ाते, तो थोड़ा ऐसे लोग जो लड़ते भिड़ते हैं उनको हिम्मत मिलती। लेकिन ये कांग्रेस हो या तमाम बहुजन दल हो, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, ये तमाम दल जो हैं वो इस तरह के सोशल क्रूसेडर को, पॉलिटिकल क्रूसेडर को किनारे कर देती है। आप लड़ रहे हैं तो लड़िए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। जब टिकट बांटने की बारी आएगी, जब पार्टी चलाने की आएगी, तो वो अपने ही कांग्रेसी ढूंढते हैं। तो कांग्रेस में परिवार भी है, कांग्रेस में परिवारों की, एक तो परिवार की भी पार्टी है, कई परिवारों की पार्टी है। बीजेपी में तीनों चीज का में, अगर आप रीजनल दलों को अगर आप परिवार की पार्टी कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हाँ, उनको परिवार की पार्टी है, परिवार के लोग चला, लेकिन कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है, प्लस कई परिवारों की पार्टी है जो जिनके बाप दादा लगातार कांग्रेस में रहे, वो फल फूल रहे हैं। अभी देखिए अनिल जैन जी को बिल्कुल राज्यसभा नहीं भेजा गया, प्रोफेसर अभिकांत को नहीं दिया गया कुछ, प्रोफेसर रतन लाल को कुछ नहीं दिया गया, राज्यसभा तो दूर की चीज है। तो ये एक चीज बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के लिए लड़ता भिड़ता है उसको कुछ न कुछ देता है। जो विपक्षी दल है उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, मुझे नहीं पता, बस मैं जानकारी दे रहा हूं। तो मैंने बंगाल चुनाव बताया, तमिलनाडु बताया, असम बताया। आपको ले चलते हैं केरल। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस में मुकाबला है, देखिए क्या होता है, सबकी नजर रहेगी। उसके बाद पुडुचेरी में भी चुनाव है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव है, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन तेल और गैस का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्षी दलों को लगता है कि एक दिन लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि वो खुद उनके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं, आपको सड़क पर मुद्दों को लेकर आना होता है। लेकिन कुछ सोशल, जैसे अब कुछ चैनल्स जो हैं वो जरूर तेल और गैस की किल्लत की खबरें दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी की खबरें देखी, आज तक की खबरें देखी, लल्लन टॉप की खबरें देखी, मुझे खुद मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। क्या सरकार ने इनको छूट दे दी है कि आप इस तरह की खबरें कीजिए? कायदे से तो इस तरह की खबरों पर आजकल रोक है, FIR होता है, पेज डाउन होता है। लेकिन कुछ चैनल जो है वो तेल गैस की खबरें दिखा रहे हैं और लोग परेशान हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये तो लोकतंत्र, संविधान और चुनाव अगर ना होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन चुनाव तक सब्र रखिए, अगर युद्ध चलता रहा तो ये सब झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत की कोशिश तो है, भारत सरकार की, किसी तरह से लोगों की मदद की जाए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सर पर है। तो ये बड़ी खबर है। दूसरा, सोशल मीडिया पर लगातार लगाम कसने की कोशिश हो रही है। नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज डाउन कर दिया गया है, रीच तो पहले से ही घटा दिया जाता है, आप सबको पता है। उसके साथ मॉल्टिक्स के पेज डाउन हुए हैं, द जनता लाइव के पेज डाउन कर दिए गए हैं। खुरपेज पर FSSI ने केस कर दिया, तो कई सारे ट्विटर हैंडल पर भी FIR दर्ज करा दिए गए हैं, ये भी खबर है। तो सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है, लोगों को डर सता रहा है कि एक नई कोशिश है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन किया जाए। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। देखते हैं आगे क्या होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब कुछ चलती रहती है।
हम लोग पत्रकारिता के पेशे में हैं, बाई चॉइस पत्रकार हैं, तो हम न किसी के साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं। हम खबरें दिखाते हैं, संवैधानिक टेम्परामेंट के लोग हैं और जो पीड़ित है उनकी बात करेंगे। चूँकि हमने ये बाई चॉइस ये काम चुना है। अगर हम किसी भी प्रोफेशन में होते तो उस प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करते, यही इंसानियत है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्षी दलों को बीजेपी से सीखने की ज़रूरत तो है कि जहां आप कमज़ोर हैं वहां गठबंधन में जाइए, और वो तमाम लोग जो सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, कम से कम उनके लिए विपक्षी दलों को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या सामाजिक न्याय वाले लोग हों जो सरकार से सवाल पूछते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो लोगों में हिम्मत आती है, हौसला आता है कि चलो पॉलिटिकल पार्टियां भी इस मुद्दे को एड्रेस करें। जब आप किसी को अकेले छोड़ देंगे तो एक सोनम वांगचुक को जेल में डालकर पूरे देश में मैसेज दिया जाता है कि जब सोनम वांगचुक को जेल में डाल सकते हैं तो तुम क्या हो। एक उमर खालिद को जेल में बंद करके मैसेज दिया जाता है कि तुम क्या हो। एक नेशनल दस्तक का पेज डाउन करके मैसेज दिया जाता है कि सबका पेज डाउन किया जा सकता है। ऐसे में विपक्षी दलों की क्या राजनीति है वो समझे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर विपक्षी दलों ने आवाज़ बुलंद नहीं की और आपसी एकता में नहीं आए तो बीजेपी से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि बीजेपी के तर्कस में सारे तीर हैं। वो परिवार की भी पार्टी है, वो नए लोगों को मौका भी देती है, और साम दाम दंड भेद, उसके पास जाति का भी कार्ड है, धर्म का भी कार्ड है। वो कहीं सामाजिक न्याय भी खेल सकती है, कहीं हिंदू मुस्लिम भी कर सकती है। उसके तर्कस में सारे तीर हैं। देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव पर क्या नतीजा होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।